हाय गाइस। आज हम लोग स्टडी करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के बारे में। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या बात करता है, क्या क्या अधिकार जो है इसके तहत भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न वादों में शामिल किए गए थे। इसमें जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो आइए स्टडी करते हैं एक ब्रॉड वे में कि भारत का अनुच्छेद 21 क्या कहता है और क्या इस पे कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ यानी कि जीवन और पर्सनल लिबर्टी अर्थात उसके वैयक्तिक स्वतंत्रताओं की बात करता है। और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसके वैयक्तिक स्वतंत्रता यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को किसी भी तरीके से उसे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसे वंचित नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अलावा किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसके वैयक्तिक स्वतंत्रताओं से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल तो ये बात करता ही है, जो यह इंश्योर करता है, जो यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसके वैयक्तिक स्वतंत्रताओं से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बट इसका इंटरप्रिटेशन करते करते भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के द्वारा इसमें बहुत से अन्य अधिकारों को भी शामिल कर दिया गया। तो आइए देखा जाए आर्टिकल 21 क्या बात करता है और किन किन अधिकारों को जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के माध्यम से शामिल किया है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आर्टिकल 21 को कि आर्टिकल 21 क्या बात करता है। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रताओं से पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा, उसके ऐसी स्वतंत्रताओं को छीना नहीं जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन उसके पर्सनल लिबर्टी से उसे वंचित नहीं किया जाएगा, उससे ऐसे अधिकार छीने नहीं जाएंगे। केवल जो है विधि द्वारा यदि स्थापित प्रक्रिया है, कानून यह कहता है, तो कानून के तहत ही किसी के लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पे कोई हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो एक फैक्ट हम लोग इसमें जान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द जो है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है, वहाँ से लिया गया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारे प्रोविज़न अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए थे और इस तरीके से जहाँ जहाँ के संविधान में अच्छी अच्छी बातें थीं उसे भारतीय संविधान में शामिल करते हुए भारत के संविधान का निर्माण किया गया। तो आर्टिकल 21 का ये शब्द जो है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसे जापान के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग केस लॉ के माध्यम से समझते हैं आर्टिकल 21 को। तो आइए देखें कि क्या कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ थे आर्टिकल 21 के ऊपर। पहला केस है ए.के. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950, यानी कि 1950 का केस है। तो आइए देखते हैं कि ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, तो यूनियन ऑफ इंडिया नाम से जाना गया। तो 1950 का केस है। आइए समझते हैं कि ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्या हुआ था। फैक्ट समझते हैं पहले। इन दिस केस द पिटिशनर ए.के. गोपालन वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर, यानी कि ये एक कम्युनिस्ट नेता थे। वॉज डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। एंड द पिटिशनर चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द डिटेंशन
or under the act on the ground that it was the violation of his right to freedom and movement under Article 19(1)(d), which is the very essence of the personal liberty guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution। यानी कि पिटिशनर के द्वारा यह कहा गया कि जो हमारा डिटेंशन हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत, वह इलीगल है, वह सही नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 आर्टिकल 19(1)(d) का वायलेशन करता है। लेकिन इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके कंटेंशन को, इनके इस प्ली को माना नहीं गया एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द आर्गुमेंट ऑफ द पिटिशनर एंड डिड नॉट प्रोवाइड एनी रेमेडी। तो इस केस में पहली दफ़ा था तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिटिशनर को कोई उपचार, कोई लाभ नहीं दिया गया। इसके जस्ट बाद आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 का केस है मेनका गांधी का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जो है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में जो व्यू अपनाया गया था उसे ओवररूल्ड किया गया, बल्कि आर्टिकल 21 को और विस्तृत तरीके से निर्वचित किया गया, उसका इंटरप्रिटेशन किया गया। तो आइए समझते हैं कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख अपनाया था। इन दिस केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट ओनली ओवररूल्ड द व्यू टेकन इन गोपालन केस, यानी कि सबसे पहले तो गोपालन के केस में जो व्यू था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे पहले उसको ओवररूल्ड किया गया, बट हैज वाइडेंड द स्कोप ऑफ द वर्ड्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। और जो आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी टर्म यूज किया गया है उसकी बहुत ही विस्तृत तौर पर उसका निर्वचन किया गया, उसको इंटरप्रेट किया गया। इन दिस केस ऑनरेबल जस्टिस पी.एन. भगवती observe that the expression of personal liberty in Article 21 is of the widest amplitude and it covers a variety of rights। ये केवल एक ही राइट्स की बात नहीं करता है, but it covers the variety of the rights which go to constitute the personal liberty, यानी कि जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के लिए आवश्यक अधिकार हैं इस टर्म के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो आर्टिकल 21 कवर करता है। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि ह्यूमन डिग्निटी से कोई अपनी लाइफ जी सके, उसको यह भी अधिकार होता है कि मानवीय गरिमा के साथ वह अपने जीवन का निर्वाह कर सके। ये आर्टिकल 21 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अगला केस आता है खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1963 का केस है। तो आइए देखा जाए कि खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में क्या हुआ था। इन द केस ऑफ खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, द पिटिशनर खड़ग सिंह हैड बीन चार्ज्ड इन अ डकैती, यानी कि इनको डकैती के लिए चार्ज किया गया था, बट वॉज रिलीज्ड एज देयर वॉज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम। बट फाइनली कोर्ट के द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। Under the police regulation, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, the police opened a history sheet। उनकी हिस्ट्री शीट पुलिस के द्वारा खोल दी जाती है जब उनको एक्विट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा साक्ष्य के अभाव में, और इसके बाद he was kept under the police surveillance, which included secret picketing of his house by the police, domiciliary visit at nights and verification of his movement and activities। तो जब साक्ष्य के अभाव में इस डकैत को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उसकी हिस्ट्री शीट जो है खोली जाती है और उसे सर्विलांस पर रखा जाता है पुलिस के, और उसमें पुलिस जो है कंटिन्यूअसली उसके घर पे आती जाती रहती है यह ऑब्जर्व करने के लिए कि वह घर पर है या नहीं है। कभी दिन में, कभी शाम को, सुबह, कभी आधी रात में जाके पुलिस वाले उसको चेक किया करते थे। डोमिसाइलरी विजिट मतलब
Visit by the police in the night to the private house for the purpose of making sure that the suspect is staying home or whether he has gone out. यानी कि डोमिसिलरी विजिट का मतलब यह होता है कि पुलिस जो है रात के समय जाकर उसके अपने निजी घर पर चेक किया करती थी कि वह रात में घर पर ही है या कहीं बाहर गया हुआ है. In this case, the Supreme Court held that the domiciliary visit of the policeman were an invasion on the petitioner's personal liberty. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करते हुए यह कहा कि लगातार विजिट और इतनी ज़्यादा विजिट यदि पुलिस अधिकारियों के द्वारा उसके घर पर की जा रही है जिससे वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का उपभोग नहीं कर पा रहा है, तब उनकी ऐसी विजिट आर्टिकल 21 का वायलेशन करती है या उसके अगेंस्ट में जाती है. अगला केस है सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली, 1967 का केस है. तो सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट राइट टू ट्रेवल अब्रॉड यानी कि विदेश भ्रमण का अधिकार इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि विदेश भ्रमण का अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल है और यदि कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण करना चाहता है और बाकी सारी विधिक योग्यताएं वह पूरी करता है तो आर्बिट्रेरी रूप से उसके विदेश भ्रमण को रोकना उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की. अगला केस है ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन AIR 1986, यानी कि ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1986 का केस है. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लिवलीहुड इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जीविका का जो अधिकार है वह आर्टिकल 21 में शामिल है और इस केस को जो है पॉपुलरली जो ऐसे कॉमनली हम लोग जानते हैं ये परमानेंट ड्वेलर यानी कि फुटपाथ के जो व्यापारी थे उनके लिए जो केस यह डिसाइड किया गया था कि जीविका का आधार चलाने का जो अधिकार है वह आर्टिकल 21 में शामिल है उनके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में. इसके बाद आता है फ़ोन टैपिंग का केस. तो आज की दुनिया ऐसी है कि सारी चीज़ें वह अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, सेल फोन के माध्यम से करती है. तो क्या होता है अगर उसके फ़ोन के ऊपर, उसकी मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई अनावश्यक रूप से ऐसे नज़र लगाए हुए है या फिर उसकी जानकारी के बिना उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है, उसके फ़ोन को टैप किया जा रहा है. इन द केस ऑफ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, popularly known as phone tapping case. In this case, the Supreme Court held that telephone tapping is a serious invasion of an individual's rights to privacy, which is part of the right to life and personal liberty, enshrined under Article 21 of the Indian Constitution. यानी कि कोई भी व्यक्ति जो उसकी सहमति के बगैर उसके फ़ोन को टैप कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, then it is a serious invasion of individual's right to privacy. तो इसकी निजता के अधिकार का यह स्पष्ट रूप से वायलेशन करता है, अतिक्रमण करता है. और यदि कोई ऐसा करता है तब वह उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन करता है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी भी जो है वह आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार भी शामिल है. और यदि कोई निजता का उसके भंग करता है तो वह सिविल दोष के लिए दायी होगा. ऐसे ही रिसेंट में एक पेगासस का केस चला है. पेगासस इन द सेंस
ये ऐसा जो है मोबाइल सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से किसी के भी फ़ोन को, चाहे वह फ़ोन कितना भी हाईली सिक्योरिटी में क्यों ना हो, उसको हैक किया जा सकता है, उसको टैप किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से जो है बड़े बड़े राजनेताओं के फ़ोन टैप किए जाने लगे, उस पर जो है सर्विलांस रखा जाने लगा, उनके फ़ोनों को हैंग किया जाने लगा। तो इसे जो है, यह भी जो है उनके राइट टू प्राइवेसी का अस्पष्टतया वलेसन करता है। तो आइए समझते हैं कि पेगासस क्या होता है। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये डिटेक्टिंग टाइप का एक सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली कंपनी NSO ने बनाया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी की भी बड़ी आसानी से रिकॉर्डिंग की जा सकती है। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसे स्पाईवेयर नाम से भी जानते हैं। यह दुनिया में मौजूद सबसे ताकतवर सॉफ्टवेयर में गिना जाता है, यानी कि पेगासस के माध्यम से किसी के भी फ़ोन की रिकॉर्डिंग उसे हैक करते हुए की जा सकती है, चाहे वह फ़ोन कितना भी अच्छे तरीके से सिक्योरिटी में क्यों न रखा गया हो। इसके बाद आता है राइट टू मेडिकल असिस्टेंस, यानी कि चिकित्सा का अधिकार। तो पहले जो है चिकित्सा के अधिकार को कहीं भी जो है स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया कि चिकित्सा का अधिकार किस श्रेणी का अधिकार है, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने डिसीजन में यह कहा गया कि राइट टू मेडिकल असिस्टेंस इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मेडिकल असिस्टेंस, चिकित्सकीय सहायता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में शामिल है। तो पहले कहीं एक्सीडेंट यदि हो जाता था तो डॉक्टरी सहायता तुरंत नहीं दी जाती थी, बल्कि उसको पहले पुलिस से संबंधित जो लीगल प्रोसीजर थे उसको फॉलो करने होते थे। तो उसमें अनावश्यक टाइम जाता था। पता चले आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, चाहे किसी ने उसको इस तरीके से सीरियसली इंजर्ड किया है, सीरियसली उसके साथ मारपीट की गई है, उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, किंतु जब तक कोई पुलिस कार्यवाही नहीं होती है, मात्र हॉस्पिटल में पहुंचा देने से उसकी दवा, उसका इलाज नहीं शुरू किया जाता था, बल्कि उसे यह कहा जाता था कि सबसे पहले वह जो पुलिस से संबंधित प्रक्रियाएं हैं उसको वह करे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे सीरियसली लिया गया, क्योंकि कोई भी घायल व्यक्ति है तो सबसे पहले उसे चिकित्सकीय सहायता की ज़रूरत है, ना कि पुलिस की सहायता की। तो परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1989 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया दैट द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल डॉक्टर्स विद गवर्नमेंट और प्राइवेट, चाहे वह सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हैं, सब जो है उनका यह दायित्व होगा टू एक्सटेंड मेडिकल एड टू द इंजर्ड इमीडिएटली, यानी कोई भी व्यक्ति जो उनके पास घायल अवस्था में आता है तो सबसे पहले उसको चिकित्सकीय सहायता देंगे टू प्रिजर्व लाइफ, यानी कि उसके जीवन की रक्षा करने के लिए, विदाउट वेटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लाइड विद द पुलिस अंडर CRPC, यानी कि किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की उन्हें जो है इंतज़ार नहीं करना है, उसका वेट नहीं करना है। जैसे ही घायल व्यक्ति डॉक्टर के समक्ष आता है तुरंत उससे पहले मेडिकल सहायता जो भी चाहिए उसे दें। तो पुलिस या फिर किसी भी कानूनी प्रक्रिया के चलते उसके चिकित्सकीय उपचार में कोई देरी नहीं की जानी चाहिए। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि राइट टू मेडिकल असिस्टेंस इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यह भी आगे कहा गया कि स्टेट की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि वह लोगों के जीवन की रक्षा करे। तो यदि कोई घायल अवस्था में आ रहा है तो सबसे पहले उसे चिकित्सकीय उपचार दिया जाए, पुलिस या कानूनी प्रक्रियाएं बाद में भी हो सकेंगी। तो ये हम लोगों ने अभी पार्ट 1 में समझा
कि आर्टिकल 21 क्या होता है, उस पर क्या महत्वपूर्ण केस लॉ है और किन किन अधिकारों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। तो अगले भाग में हम लोग और भी बहुत सारे केस लॉ का अध्ययन करेंगे जिनको आर्टिकल 21 में शामिल करते हुए नए नए अधिकार शामिल किए गए आर्टिकल 21 में। तो क्या क्या नए नए अधिकार शामिल किए गए उसे अगले भाग में हम लोग देखते हैं। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।